नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मृत संवाद में। हमारे आज के खास मेहमान हैं शैलेंद्र चौधरी जी, जो कि अपना दल एस के जिला अध्यक्ष हैं बिजनौर के। आपको बता दूं, ये एडवोकेट भी हैं और जन सेवा में ज़्यादा ही लगे रहते हैं। जन की सेवा करने में हमेशा इन्हें सुकून आता है। हमारे साथ आज शैलेंद्र चौधरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार। है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि गोवर्धन के पर्व पर आज आप मेरे व्यस्तम टाइम में से, चूंकि आप मेरे पुराने भाई हो जी, तो मैं आपको समय दे रहा हूं। तो मैं तो सभी जनपद वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि दीपावली जिस प्रकार से उन्होंने शांतिपूर्ण सौहार्द माहौल में मनाई है, इसी प्रकार से हर वर्ष प्राकृतिक दिवाली और सुंदर दीपावली मनाने का काम करें, ताकि हमारे यहाँ जो है पटाखों से दुर्गंध की वजह से जो पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसको सुधारने का अवसर हमारे जो गवर्नर साहब हैं, जो गुजरात के गवर्नर हैं, वो प्राकृतिक खेती पर, प्राकृतिक सिस्टम पर बहुत ज़्यादा सुधार करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार, एनडीए सरकार, हमारे माननीय मोदी जी और हमारी माननीय नेता अनुप्रिया पटेल, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार हैं, वो भी लगातार प्राकृतिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दे करके हम लोगों को समय समय पर गाइडलाइन जारी कर देंगे। प्राकृतिक सिस्टम के साथ में आप काम कीजिए। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आज जो है हर चीज़ में जहर मिला हुआ है, क्योंकि खाने का जो अन्न है वो अन्न में भी आप देखें यूरिया डीएपी खूब लगातार डाल रहे हैं, जबकि प्राकृतिक खेती के हिसाब से एक गौमूत्र का, गाय का जो शुद्ध गौमूत्र है वो 10 किलो लीजिए, गाय का गोबर 10 किलो लीजिए और उसके में 3 किलो बेसन घोल करके उसको उसमें ड्रम में डाल दीजिए और एक पुराने पेड़ के नीचे से एक डब्बा मिट्टी निकाल के डाल दीजिए। उसमें इतने जीवाणु पैदा होंगे कि 20 करोड़ तक, इतनी उसमें 20 करोड़ तक जीवाणु पैदा हो सकते हैं। वो धरती को पोषक तत्वों से, जो प्राकृतिक मिट्टी है, उसको उपजाऊ बनाने में काम कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, इनसे हम जो है प्राकृतिक खेती की ओर जा सकते हैं। और प्रकृति को जितना सुंदर बनाएंगे वो हमारे परिवार के लिए, हमारी आने वाले पुश्तों के लिए, नस्ल के लिए बहुत कामयाब होगी। आप देख रहे हैं आजकल कम समय में हार्ट अटैक, नशे ब्लॉक होना। आप रेस्टोरेंट में खाने खाने जा रहे हैं, वहाँ आपको इतने ऑयली फूड मिलेंगे, ऑयली चीज़ें मिलेंगी, उनसे बचिए। केवल घर की जो है उपजाया हुआ अन्न, घर का उपजाया हुई सब्जी, उनको अगर आप प्रयोग करेंगे जीवन में, निश्चित रूप से आपकी दीर्घायु होने की उम्मीद होगी। मुझे शुरुआत में ही शैलेंद्र चौधरी जी द्वारा इन्होंने जनता को मैसेज दिया और किसानों को मैसेज दिया और यह देने का काम किया कि आप स्वस्थ रहें। अब हम बात करते हैं शैलेंद्र चौधरी जी, आपने जो अपना दल को चुना, वो आखिर क्यों चुना? पूरब में तो इनका जनाधार है, लगभग 13 विधायक हैं इनके और एक सांसद हैं इनकी, जो कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल जी। तो आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको क्या सोचकर आपने यह पार्टी ज्वाइन की? देखिए, सबसे अच्छा सवाल किया आपने कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो संविधान है वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला संविधान है। हमारे संविधान में सभी धर्मों को समानता दी गई है। लेकिन कुछ तथाकथित पार्टियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग मुस्लिम फैक्टर पर चल रहे हैं, कुछ लोग हिंदू फैक्टर पर चल रहे हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हमें इसी जनपद बिजनौर में रहना, इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहना। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा को साथ लेकर के जो चलेगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसी फैक्टर पे हमारी एनडीए सरकार ने काम किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जन प्रयोग किया है, जैसे स्वार के रूप में किया है। स्वार में उन्होंने एनडीए के रूप में अपना दल पार्टी ने जो क्या किया है, स्वार में शफीक अंसारी नामक जो हमारे विधायक हैं जी, जो बहुत ही लोकप्रिय और इसमें बहुत ही ज्यादा विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं, और हमारे मुरादाबाद मंडल में ये प्रयोग हुआ और उसमें वो सफल हुए। उसी प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब तक हम कोऑर्डिनेशन बनाकर नहीं चलेंगे, हमने मुस्लिम भाइयों को, अपने हिंदू भाइयों को दीपावली का त्यौहार आए तो हम मुस्लिम भाइयों को मिठाई खिलाएं, ईद का त्यौहार आए तो मुस्लिम भाई हमारे हिंदू भाइयों को मिठाई गए। इसी पे एक हम अपना कार्यक्रम, सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक कार्यक्रम करें। उस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम भाईचारा नामक संस्था बना दी जाए,
या संगठन के रूप में काम किया जाए, सम्मेलन किया जाए, मुशायरा किया जाए। मुशायरे में केवल वही बातें रखी जाए जो हमारे त्योहार से संबंधित हो, केवल वो उन बातों को केंद्रित किया जाए। जैसे कि हमारे समाज आज इसमें जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? इसमें जहर घोलने का काम कुछ ही लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी नेता अनुप्रिया पटेल कभी आज तक बेबाक बोली है और इसमें कभी उन्होंने किसी भी दल के बारे में विरोध की टिप्पणी नहीं करी, ना ही वो विरोध की राजनीति करती है। वो तो एक बहुत सुलझी हुई और तीसरी बार लगातार सांसद है, मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, उर्वरक मंत्री भारत सरकार, और हमारे जो भैया आशीष पटेल वो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है, प्राविधिक शिक्षा उनके पास है। उसके बाद बाट माह मंत्रालय उनके पास है। जिस प्रकार से किसानों का खून चूस रही हैं सहकारी प्राइवेट मिलें, इनको बेलगाम करने का काम हम जनपद बिजनौर में करने जा रहे हैं। और हम फ्रीडम होकर के मजबूती के साथ, हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी ने भी कहा और आशीष पटेल जी ने भी कहा कि आप जनहित में दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए काम कीजिए। और इस न्याय दिलाने के लिए अगर आपको पार्टी की जहां भी जरूरत पड़ेगी तो पार्टी आपके साथ पीछे से बैकअप में खड़ी है। चाहे जनपद बिजनौर में कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, अगर कोई भी दलित, शोषित, वंचित को न्याय दिलाने का काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ हम जिले पे जाएंगे। जिले पे काम नहीं होगा शासन में जाएंगे, और शासन में काम नहीं होगा तो सरकार में जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे पड़ोस के ही, क्योंकि बिजनौर की सीमा कोटद्वार से लगी हुई है, वो यहीं के रहने वाले हैं और सिद्धबली से उनका विशेष नाता है और उन्होंने यहीं से पढ़ाई लिखाई की है। तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि अगर कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हो या वैसा हो, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसके खिलाफ हमारी पार्टी अपना दल सख्त कार्रवाई उठाएगी। तो जनता में आप देख लीजिए, एक अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कहा था कि हर तहसील में वो खुले हुए हैं, दलाली के अड्डे खुले हुए हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं किसी भी तहसील में कोई दलाली का अड्डा नहीं है, लेकिन कुछ मैं देख रहा हूं कुछ शरारती तत्व हैं, जैसे खनन माफिया हैं, जैसे आपके मिट्टी माफिया हैं। वो कल भी उसी सरकार में वही काम कर रहे थे, आज भी इस सरकार में वही काम कर रहे हैं। वो नहीं चेंज हुए, सिस्टम चेंज हुआ है। तो मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि कम से कम जब सरकार बदली है तो सिस्टम भी बदलने का काम कीजिए। भाई जो लोग मिट्टी को, आज आप देख लीजिए जितने तालाब थे जी, जितने तालाब जनपद बिजनौर में थे, कितने तालाब गायब हो गए। और कुएं, जो हमारी प्राकृतिक धरोहर थी कुएं, तो आज कुएं कहाँ हैं? किस गांव में कुआं है? पहले हमारी माताएं बहनें जो है शादी से पहले कुएं में जो है पैर डाल के बैठती थी और ये कामना करती थी कि मैं कुएं में गिर जाऊंगी अगर तुमने इस बहू को सही ना रखा तो। लेकिन आज कहाँ? क्योंकि प्राकृतिक जो हमारी जो संपत्ति है, धरोहर है, कुएं, तालाब, वो सब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। उन्हें प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी काट करके पता नहीं कौन से ढंग से काम कर रहे हैं। सरकार की भी मंशा है कि एक भी तालाब पर अगर अवैध कॉलोनी करती तो उस पर बुलडोजर चढ़ेगा, लेकिन बुलडोजर चढ़ तो रहा, लेकिन जहां शिकायत हो रही स्वयं कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान देने का काम नहीं करता। एक नगीने में तो मैंने देखा था कि पिछले दिनों नगीने में एक एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दे करके तालाबों को मुक्त करा करके, जहां तालाबों में कॉलोनी भी कट गई थी उसको दोबारा उसका वही रूप, तालाब का रूप दे करके उन्होंने देने का काम किया था। आजकल वो पर्यावरण पे विशेष रूप से ध्यान भी देते हैं। आजकल मुरादाबाद में वो तैनात है। तो मैं ऐसे ही उप जिलाधिकारी के नाम से मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी प्रकार से अगर सारे उप जिलाधिकारी इसी प्रकार से काम करें। जिलाधिकारी महोदय लगातार दिन रात मेहनत करके, आपने देखा होगा बंदा टूट गया था, वहां के जो क्षेत्रीय विधायक हैं सुची जी और उनके जो हस्बैंड है मौसम भाई, तो मजबूती के साथ वो अपनी पार्टी के साथ साथ वो जनता के हितों की रक्षा करने का भी काम करते हैं। मैं तो देख रहा हूं जनपद बिजनौर में अगर सबसे ज्यादा किसी की निगाह जनता के ऊपर है और जनता की समस्याओं के ऊपर है तो मैं तो सोच रहा हूँ बिजनौर विधायक की है। वो लगातार अपनी समस्या को शासन पे ले जाते हैं, शासन से उन जो काम को ऑन टाइम करा के लाते हैं। युवा है, नौजवान है। दूसरी ओर आप देख लीजिए सुशांत भाई को, सुशांत भाई भी लगातार मैं देख रहा हूँ कि वो अपने क्षेत्र की समस्या, चाहे वन गुजरों की समस्या हो, चाहे आपके फौजियों की समस्या हो, उन फौजियों की बात को लेकर के वो शासन में गए और वो जो कालागढ़ के आसपास की जो जमीन है जो सैनिकों के नाम आवंटित होनी थी
उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और निश्चित रूप से उन्हें कुछ ना कुछ सफलता भी मिली है। कुछ समस्याएं जो आपने बताई अभी, जनता ने इससे लाखों जनता आपको देख रही है। आपने ये कहा कि कई कई जगह तालाब पाट दिए गए, कुएं ख़त्म हो गए हैं, और जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ज़मीनें साफ सी बात है कि हड़प कर काम कर रहे हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं, या इलीगल कॉलोनियाँ कट रही हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो आखिर कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल जी का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी से ही है, और आपके भी 13 विधायक हैं अभी भी मौजूदा जो पूरब में हैं, और आप इधर उसका जनाधार बढ़ा रहे हैं, और आपके एक विधायक मुरादाबाद मंडल में भी हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, तो जो यहाँ की जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे आप लोग क्यों नहीं शिकायत करते हैं? क्योंकि जब आपकी पार्टी से गठबंधन है तो इन समस्याओं को अधिकारियों, जो आपके अधिकारी हैं, वो आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि जब आपकी गठबंधन उनसे है तो कहीं ना कहीं आपका भी ये फर्ज बनता है कि इन समस्याओं को ख़त्म करा जाए। तो क्या आपके जो नेता हैं, जैसे आपने विधायक जी का नाम लिया, मौसम सुचि चौधरी, मौसम, और फिर सुशांत जी का, या अन्य आपके अशोक राणा जी हो गए, या तमाम विधायक, जैसे नगीना के विधायक तो समाजवादी से हैं, पर अन्य जगह पे आपके भारतीय जनता पार्टी के, और रौलत और चंदन जी जो हैं सांसद हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके ही एक गठबंधन में शामिल हैं। तो आप लोग इन मुद्दों को क्या शासन तक क्यों खुद नहीं पहुंचाते सरन जी? देखिए, अपना दल इस पार्टी में मेरा जुड़ने का मुख्य मोटिव एक ही था जी। क्योंकि इसमें भाईचारा को बढ़ावा मिलता है, इसमें सभी धर्मों को समानता का अवसर मिलता है। आप देख लीजिए, हमारी पार्टी में महिला जो एमएलए हैं, डॉक्टर सुरभि जी, डॉक्टर सरोज कुरेल जी, और उतनी ही संख्या हमारे यहाँ पुरुषों की है। हमारे यहाँ दलित भी पर्याप्त मात्रा में हमारी पार्टी में विधायक हैं, और हमारे यहाँ मुस्लिम भी विधायक हैं। हमारे सभी धर्मों के लोग एक तरह से क्या, संविधान की रक्षा करने के लिए वो विधानसभा में मौजूद है। हमारी पार्टी में 13 विधायक पहले थे, उपचुनाव में जीते हैं। रिंकी कौल जी जो है उपचुनाव में जीती हैं, सभी कर्मचारी जी उपचुनाव में जीते हैं। इस करके हमारे 15 विधायक हो गए। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जो है 2 सांसद हैं। तीसरी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास एनडीए गठबंधन में होने के बाद भी हमारी नेता लगातार वो विकास पे चर्चा करते हैं। विकास पे चर्चा किस प्रकार से करती हैं? वो प्रत्येक समाज को उभारना चाहती हैं। जैसे उन्होंने, जब किसान लोग धरने पे बैठे थे जी। वो सत्ता में रहने के बाद भी विपक्ष की भूमिका निभाने से कभी पीछे नहीं हटती। जरूरत अगर मान सम्मान की आती है, किसानों के मान सम्मान का मामला था, जब दिल्ली में लगातार कई वर्षों से, मतलब कई समय तक किसान बैठे रहे, तब उन्होंने सदन में कहा था, संसद में उन्होंने बहुत जोर से रखा था कि किसानों की जो समस्या है उनसे मिल बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। एमएसपी की जो बात है उस पर उनसे बैठ के विचार मंथन करने के बाद ही तभी अगले निर्णय लेना चाहिए। उसी का कारण है कि किसान बिल वापस हुआ। तो हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी बहुत ही मजबूत है, और अपनी कौन सी बात कब कहाँ कही जानी है, जब समय पे कही जाएगी तो उसको पूरा किया जाता है। तो उन्होंने वो पूरा कराने का काम किया। आज आप देख लीजिए, किसान अराजनीतिक संगठन जो है वो लगातार आप देख लीजिए राजनीति करने का काम कर रहे हैं। जो राजनीतिक संगठन है वो केवल, उनको बोलने का अधिकार नहीं, हमारी पार्टी में बोलने का पूर्ण अधिकार है। किसी पार्टी में 1 नेता है, किसी पार्टी में 2 नेता है, किसी में 3 नेता है। तो सब पार्टियों का अलग अलग सिद्धांत है। हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है उसमें सीधा सीधा है कि जिले में जिलाध्यक्ष, प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन तीनों का आपस में कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन मंथन सबों में होगा, सब में मंथन होगा, उसके बाद में उस बात पे विचार होगा। इसी करके हमारी हर 2 तारीख की जो है बैठक लखनऊ में की जाती है, और केवल पार्टी के पदाधिकारी को उसमें बुलाया जाता है और उनसे समीक्षा की जाती है कि आपके जनपद में क्या क्या स्थिति हो रही है। हम उस बात को रखा। अभी हमने एक मुद्दा था, गंगा एक्सप्रेसवे का मुद्दा था, हमने जाके वहां अपनी पार्टी में रखा मामले को। माननीय कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी ने कहा कि भाई ये मुद्दा बिजनौर का है। सभी विधायकों ने जाकर जब गैलरी में जाने से पहले माननीय मुख्यमंत्री से वही बात रखी,
सुबह को उन्होंने बात रखी। उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे गंगा के इर्द गिर्द होकर चलेगा, और चूंकि जनपद बिजनौर में महात्मा विदुर की जननी है, कौन ऋषि आश्रम है, तो ऐसे ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं इनको छोड़ करके गंगा एक्सप्रेस वे नहीं जाएगा, तो इनके साथ पैरेलल चलेगा, गंगा के साथ ही चलना चाहिए। उन्होंने सदन के अंदर प्रमुख रूप से कहा। तो आप बताइए कैसे नहीं सुनी जा रही है? हमारी बात जो यहाँ होती है हम वो कहते हैं तो सुनी जाती है, लेकिन जो बात सही होती है वो सुनी जाएगी। अब हमसे कहने लगे कोई कि इस प्लॉट का कब्जा करा दो, तो हम नहीं करा सकते। हम तो केवल ये कह सकते हैं जो लोग वास्तविक में दलित हैं, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, जिनको कहीं न्याय नहीं मिल रहा, जिनको प्रशासनिक अधिकारी भी गुमराह कर रहे हैं, वो हमारे पास आए, हम उनकी समस्या को लेकर अधिकारियों के पास जाएंगे, निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। नहीं होगा तो उसको हटवाने के लिए भी, अगर लगातार हमें लगा कि यहाँ धन बल से ही काम चल रहा है तो उसको हटवाने के लिए हम शासन से भी कहेंगे। पहली बात तो हम जिले में ही खुद ही सक्षम है, लेकिन उसके बाद भी हमें लगा कि कोई बात ऐसी हो रही है, क्योंकि देखिए जिले के अंदर जिले के कप्तान, उनके लिए ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए डीआईजी मुनिराज जी हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए एडीजी रमेश शर्मा जी हैं, उनके ऊपर ट्रांसफर प्रक्रिया में सम्मिलित अपना सलम माथुर जी हैं, उसके बाद प्रमुख सचिव गृह जो पूरा सिस्टम देख रहे हैं। आप ये देख लीजिए, माननीय योगी आदित्यनाथ ने, एनडीए सरकार ने जो मजबूत रूप से एम देवराज जी को जो है प्रमुख सचिव बना रखा है नियुक्ति जी। आप ये देखिए, इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि उनका प्रचार, अगर मैं कहता हूं कोई व्यक्ति, कोई नेता जनप्रतिनिधि में उनका प्रचार करने को तैयार नहीं, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति हैं। कहते हैं बहुत डर लगता है, अरे भाई सरकार ईमानदार है, एनडीए सरकार पूरी ईमानदार है, लेकिन कुछ लोग अपनी चाटुकारिता से बाज नहीं आते। मैं कहना चाहता हूं जब वो ईमानदार है तो आप इनसे, यहाँ के अधिकारियों की बजाके पोल बताएंगे उनसे कि एम देवराज जी जाके करेंगे जिला अधिकारी बिजनौर ये काम कर रही है, 1 मिनट से पहले स्पष्टीकरण मांग लेंगे, वो मांग लेंगे, फिर उसका निस्तारण करना बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि जनपद बिजनौर में एक ऐसी सशक्त महिला जिलाधिकारी है जो लगातार मैं देखता हूं भ्रमण करती रहती है, और भ्रमण करने के साथ जनहित की जो समस्या है उनको त्वरित समाधान करने का प्रयास करती है। जो समस्या समाधान नहीं होती उसके लिए बैठक बुला लेती है, अच्छा काम है। लेकिन दीपावली के अवसर पर मैं देख रहा हूँ सिस्टम फेलियर के रूप में कि मिठाइयों की दुकान लगी, पटाखों की दुकान लगी, उन पटाखों की और मिठाई की दुकान शहर के अंदर लगी, जिसके कारण भीड़ हुआ, जाम लगा। लेकिन ये तो इंटरनल मामला है। मैं इन पे केवल इनको ये चेताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, आप नजीबोबाद शहर में पर्याप्त स्टेडियम है, जेआईसी कॉलेज का ग्राउंड है, एमडीएस कॉलेज का ग्राउंड है, ऐसी जगह आप फील्ड में वो काम करा दी ताकि शहर के अंदर जाम ना लगे। जनपद बिजनौर की आप भौगोलिक स्थिति देखिए तो जनपद बिजनौर की भौगोलिक स्थिति किसी छोटे मोटे प्रदेश से कम नहीं है। उधर आप देख लीजिए, हरिद्वार से चलेंगे तो भागूवाला, उधर आप चलेंगे कालागढ़, लगभग 150 किलोमीटर दूर, अफजलगढ़ के पार करेंगे 150 किलोमीटर पड़ेगा कालागढ़ की सीमा। इधर से आप हरिद्वार से कोटद्वार मानेंगे, कोटद्वार से लेकर के इधर आप मांगे तो बैराज, गंगा बैराज इसकी सीमा है। इधर से मांगे तो उधर चांदपुर से आगे नूरपुर, नूरपुर से आगे नौगावा, नौगावा से पहले बिजनौर की सीमा। शैलेंद्र जी, मैं आपकी बात रोककर मैं सवाल वहीं से लेता हूं एक बार फिर से। आपने ये कहा था, बताया अभी सामने कि जो भी ये बात चल रही है, कुएं खत्म हो गए, तालाब खत्म हो गए, और इसकी शिकायत मैं आपसे फिर वही कहता हूं कि जनता देख रही है, और सवाल मेरा वही है, क्या आप लोग इस बात की शिकायत क्या शासन में नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल हम करेंगे। देखिए, मेरा परिवार एक राजनीतिक परिवार है। मेरे दादा चौधरी चंदन सिंह जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जी, जिन्होंने जनपद बिजनौर के अंदर बेगारी प्रथा का जो आंदोलन था उसके जनक थे। उन्होंने बेगारी प्रथा खत्म करने के लिए अपने जानवरों को खत्म कर लिया, अपने परिवार को खत्म कर लिया। यानी कि हमारी दादा दादी दोनों जो जेल में गए, जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके बाद उनके जानवर भी जेल में गए। केवल किसके लिए? इस जिले का गौरव बढ़ाने के लिए। उन्होंने जिस प्रकार से जिले का गौरव बढ़ाने का काम किया, उसी प्रकार से हमारे परिवार के हमारे चौधरी कुलबीर सिंह जी लगातार गन्ना समिति के चेयरमैन रहे, मिलों के डायरेक्टर रहे, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख बने। ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद विकास की गंगा गई। आज कोतवाली एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है, कोतवाली ब्लॉक। उसमें आप देख लीजिए चौधरी कुलबीर सिंह के नाम का आज भी किसी भी गांव में चर्चा कर लीजिए कि विकास पुरुष कोई था, किसी ने कोतवाली ब्लॉक में विकास किया, एशिया का सबसे बड़े ब्लॉक में विकास किया, तो चौधरी कुलबीर सिंह का नाम है।
उन्होंने भी अपने नाम को अमर करने का काम किया, ऐसे में उनका। तो मैं भी प्रयास ये कर रहा हूं कि उनकी जो लकीर है, हमारे परिवार को राजनीति की जरूरत नहीं है। क्यों पड़ी जरूरत? केवल समाज के उन दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित को न्याय दिलाने के हिसाब से हम लोग थोड़ी सी राजनीति करते हैं। और राजनीति भी कहाँ करते हैं? हम तो केवल जो है, जिनकी कहीं कोई नहीं सुनता, जो पीड़ित हैं, आप देख लीजिए महिला कैसे बैठी है, सुबह से लोगों का यहाँ तांता लग जाता है कि मेरी ये समस्या, मेरी ये समस्या। हम प्रयास करके उसको समाधान करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ के जिस बात को हम अधिकारियों से कहते हैं, निश्चित रूप से उस पर वो सही समाधान करने का काम करते हैं। इसीलिए हमें कभी कोई जरूरत महसूस नहीं कि शासन प्रशासन तक कहनी पड़े। चौधरी साहब, आपने खुद LLB की है, एक अच्छे वकील हैं आप, और बिजनौर में काफ़ी आपका मतलब आपका एक सीधे सीधे आपका एक बैच भी है, पूरी तरह से आप लोगों की टीम है एडवोकेट की। जब आप इस फील्ड में थे तो राजनीतिक फील्ड में क्या ऐसा रहा सर जो आप आ गए? देखिए, अपना दल जनपद बिजनौर में बहुत मजबूत रूप से उभर रहा है। और अपना, चूंकि मैंने कहा कि हमारे परिवार राजनीतिक परिवार है जी। हमारे परिवार में चौधरी साहब राजनीति करने को तैयार नहीं है, छोटा भाई राजनीति करने को तैयार नहीं, और कोई राजनीति करने को तैयार नहीं। तो मजबूरन मुझे लगा कि मुझे इस परिवार की जो रेखा है वो मिट ना जाए, उसको लगातार प्रॉपर, और जो लोग हमारे लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी समाज में दिशा देने का काम उनका लीडर करता है। और जो लीडर ही घर बैठ जाएगा, ऐसी स्थिति में मजबूरन हमें ये फैसला लेना पड़ा, स्वयं मुझे ये फैसला लेना पड़ा। मुझे बहुत सारी, कई बार तो अपने आप में बहुत सारी घर वालों को सुननी पड़ती है कि भाई ये क्या फायदा हो राजनीति का, अपने व्यापार करो, व्यापार से ही काम चलेगा, राजनीति से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन राजनीति से कुछ मिलने वाला नहीं है। राजनीति से मिलता है क्या है? राजनीति अपमान में मिलता है। कई बार जिनका काम हो जाता है वो काम होने के बाद वापस नहीं आते, लेकिन जिनके खिलाफ वो काम होता है वो तलवार लिए मेरे सामने खड़े रहते हैं। जब मैं चुनाव लड़ता हूं दुश्मनी हो जाती है। तो क्या करते हैं कि इसने मेरा काम बिगाड़ा था। जब हम टेलीफोन किसी के लिए करते हैं थाने के अंदर, तो निश्चित रूप से एक पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा जी। जो विपक्ष होगा वो हमेशा तलवार लिए खड़ा होगा चुनाव के टाइम में कि अब आएगा मैं बताऊंगा तुम, लेकिन जिसका तुमने काम किया वो भूल जाएगा किसने कुछ किया था। तो इसलिए राजनीति में लगातार प्यादे बढ़ाने पड़ते हैं, अपने समर्थक लगातार बढ़ाने पड़ते हैं, अपने वजीर बनाने पड़ते हैं, और समय समय पर परिस्थितियां बदलने के हिसाब से अपने उस सिस्टम को बदलते भी रहना चाहिए। शैलेंद्र चौधरी जी का परिवार उनको कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, अपना पैसा खराब कर रहे हैं, अपना वक्त खराब कर रहे हैं राजनीति में, क्योंकि आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, पर आप फिर भी अपना दल एस में आपने एक फैसला लिया कि लकीर ख़त्म ना हो जाए। कि आपके दादा राजनीतिक में थे, आपके पिताजी थे, अब उनकी भी इच्छा नहीं है। आखिर इसकी वजह आपने बताया कि मैं उन जनता को मतलब छोड़ना नहीं चाहता जो पिताजी के साथ थी या दादाजी के साथ थी, उनका परिजन जो हैं वो उनके साथ थी। पर शैलेंद्र जी, कहीं ना कहीं जब आपके परिजन, आपके खुद के लोग ही आपको ये कह रहे हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे लॉयर हैं और फिर आपका बिजनेस है, तो फिर सर क्यों आप राजनीति में हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, चूंकि मेरे दादा चौधरी चंदन सिंह स्वतंत्र संग्राम सेनानी बेगारी प्रथा के आंदोलन के जनक रहे थे। मेरे एक दादा कामरेड रहे हैं, वो लगातार उन्होंने जो है बिजनौर मिल एक हुआ करती थी, गन्ने की समिति भी बिजनौर में एक हुआ करती थी, उस वक्त भी उन्होंने संघर्ष किया। तो ये परिवार, जो राजनीतिक परिवार, संघर्षों के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष की कोई ना कोई तो होगा। जैसे रामायण में भी देखिए आप, राम जी के साथ कितने लोग जुड़े, हनुमान जी जुड़े, अंगद जी जुड़े, उन्हें क्या था मामला, राम जी के आधार पर। लेकिन ये तो एक सिस्टम है। अगर हम लोग जब तक है दम समाज के लिए खड़े रहेंगे हम, तो मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ, जब तक मेरे अंदर दम है, जब तक मुझे परमात्मा ने जीवन दे रखा है, तो मैं तो लोगों की भलाई के लिए जीवन को लगाना चाहता हूँ। केवल लोगों की उन समस्याओं को जिनकी कोई नहीं सुनता, वो मेरे पास आते हैं और मैं उनकी समस्या समाधान कराने का काम करता हूँ। तो मैं तो केवल परमात्मा के लिए काम कर रहा हूँ और अपनी आत्मा को संतुष्ट कर रहा हूँ, अपने परिवार की सीमा रेखा को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। और मैं जाने अनजाने में, हो सकता है मुझसे किसी का दिल दुखाया गया हो, लेकिन मैं प्रयास ये करता हूँ किसी का भी दिल मेरे कारणों से ना दुखे। क्योंकि वजह है कि राजनीति और एक परिवार, मान ले किसी की शादी का मामला मेरे पास आता है कि पति पत्नी का झगड़ा मेरे पास आता है,
तो मैं प्रयास करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनको 3 चांस दिए जाएं, उनको आपस में बैठ करके मंत्रणा की जाए, बंद कमरे में उनको मंत्रणा की जाए। क्या वजह है? तो पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है, जुड़ता भी है टूटता भी है, लेकिन अगर उसको सब लोग तोड़ने में लग जाएं, आजकल मैं देखता हूं जरा सी बात हुई थी उसे तोड़ने में लग जाते हैं। तो तोड़ने वाले ज्यादा होते हैं, जोड़ने वाले कम होते हैं। तो मैं तो जोड़ने का काम करता हूँ, जोड़ने का प्रयास करूंगा जब तक मेरा दिल जो कहता है, मैं आत्मा की अपनी जो अंतरात्मा की सुनता हूँ। और इसीलिए मैं प्राकृतिक खेती पे विशेष बल दे रहा हूँ कि आने वाली जो नस्लें हैं वो प्राकृतिक रहेंगी तो उनकी जो बीमारियों से दूर रहेंगे। आज आप देख लीजिए, दीपावली के अवसर पर कोई अधिकारी हो या आप हो या हम हो, कोई भी मिठाई खाने को तैयार नहीं है, क्योंकि 90 रुपए के जो रसगुल्ले चल रहे हैं आजकल, पड़ोस के गांव में बाजूपुर, यहाँ बन रहे हैं, वहां बन रहे हैं, वहां बन रहे हैं, क्विंटल रसगुल्ले कोई छापा मारने को तैयार नहीं है। वो कह रहा सिस्टम तो बिल्कुल, लेकिन बताना पड़ेगा। अराजनीतिक पार्टियों का जन्म क्यों हुआ? अराजनीतिक पार्टियों का जन्म होने का मुख्य कारण ये रहा कि वो प्रत्येक गांव में बसे हुए हैं, ग्रामीण अंचलों में बसे हुए हैं। उनका काम यह है सुबह ही झोला उठाया और चल दी तहसीलों में को, और समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। मैं पूछता हूं कि जब कानून ये कहता है कि जब तक आप 14 दिन का नोटिस नहीं देंगे, तो किसी व्यक्ति को 14 दिन का नोटिस दीजिए, आपने काम करना है नहीं करना है, तो आप कानून की भाषा में उससे बात कीजिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोई बात आपकी नहीं सुनेगी, पल्ला बिछाया और बैठ गए। मैंने क्या है साहब, धरना है, ऐलान हो गया अनिश्चितकालीन धरना। आप बताइए, संविधान में कहीं लिखा है कि जाएंगे आप अधिकारी आपकी बात नहीं सुनेगा तो धरना दे देंगे? आप उनको समय देंगे 14 दिन का। हर भूल चूक सुधार करने का अधिकारी भी कोई भगवान कोई होता है? फाइल देखता है, वो फाइल के हिसाब से चलता है। फाइल में अगर जो लिखा होगा फाइल के हिसाब से जजमेंट करता है। आपने देखा कानून के ऊपर काली पट्टी लगी हुई है, वो कहता है काली पट्टी का मतलब समझ रहे क्या? काली पट्टी का मतलब यह है कि मेरे लिए ना ये सगा है ना ये सगा, मैं तराजू के हिसाब से। लेकिन पड़ला क्या सिर्फ एक तरफ झुका हुआ है, देख रहे हैं, पड़ला एक तरफ झुका हुआ। तो पड़ले को अगर पैरेलल चलाना है तो रिश्वत देना बंद कर दो, रिश्वत देना बंद कर दो। और दूसरी चीज, घटतौली कहां से होती है? घटतौली कैसे होती है? घटतौली करने वाले कौन लोग होते? किसान। आप देख लीजिए, जो खाने पीने वाले किसान है गांव के अंदर, वो पर्ची दे देते हैं सेंटर इंचार्ज को। अगर अपनी पर्ची ना दे में घटतौली हो सकती है क्या? घटतौली हो सकती है? एक भी आदमी सेंटर इंचार्ज की नौकरी करना नहीं करेगा, क्योंकि जब आप ये देखिए गन सेंटर पे, जब आप मानक के हिसाब से देखिए, हर सेंटर पे जो है, एक तो जानवरों के लिए नांद होनी चाहिए, मन नल होना चाहिए, वहां पर्याप्त मात्रा में बाट होनी चाहिए। जो बाट माप मंत्रालय, जो कि हमारे भैया आशीष पटेल के ऊपर है, जो कैबिनेट मंत्रालय है जी, तो बाट माप पे तो हम विशेष रूप से कहेंगे, अगर किसी ने भी इस बार गन्ने में, जो किसान अपने बालक की तरह गन्ने को पालता है और उसको घटतौली करके उसका खून पीने का काम किया, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस बार घटतौली किसी के ऊपर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे उसके लिए मुझे अपना जीवन ही न्यौछावर क्यों ना पड़े। अगर इस बार धरना होगा, सत्ता में रहकर अगर धरना कोई होगा, तो यही होगा कि बाट माप का जो काम है, किसी भी चीनी मिल को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में, उस सेंटर पर, क्रय केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में बाट नहीं हुए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन करेंगे हम। बिल्कुल, आप आशीष पटेल जी की बात कही आपने, कोई उनकी ऐसी यादें बताएं, आप उनसे मुलाकात हुई हो? देखिए भैया बहुत ही गर्म दल के नेता हैं, और हमारी नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी बहुत नरम मन की नेता हैं। तो गर्म दल और ठंडा दल, तो दोनों मिलके ही समावेश करके अपना दल मजबूती के साथ चल रहा है। लेकिन जो गर्म आदमी का वो होता है, गुस्सा कब आता है? जो काम ज्यादा करता है। काम ज्यादा जो आदमी ज्यादा काम करेगा उसे गुस्सा ज्यादा आएगा, क्योंकि वो कहता है यार मैंने इतना काम कर लिया फिर भी खुशी नहीं है। वो आप ये देखिए, वो डायरेक्ट कप्तान को, डीएम को, प्रमुख सचिव को डायरेक्ट फोन भी करते हैं, बात भी करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए वो खुद धरने पे बैठने के लिए तैयार, सरकार में रहने के बाद भी धरने बैठने के लिए तैयार होते हैं। तो वही उन्होंने हमें कहा कि आप बस फल की इच्छा ना करें, केवल सिस्टम की इच्छा करें कि आप जो उसको सुधारने का काम कीजिए। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता हैं, उनको उनमें ऊर्जा भरने का काम कीजिए। आप जब 2 तारीख को वहां जाते हैं, कभी पांडे जी आप गए हैं, आप भी पूर्वांचल क्षेत्र में गए हैं, आपके साथ भी कोई, मैंने सुना है कोई मामला हो गया था, तो वहां दल का बहुत बढ़िया, वहां बूथ अध्यक्ष भी इतनी चलती है, बूथ अध्यक्ष समझ रहे ना आप, बूथ अध्यक्ष भी उतनी चलती है जितनी यहाँ नहीं चलती। किसी मजबूत पार्टी के जिला अध्यक्ष नहीं चलती, वहां बूथ अध्यक्ष चलती है। तो यहाँ पश्चिम में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ बूथ अध्यक्ष नहीं चल रही?
मैं उसी तर्ज पे चाह रहा हूँ कि मेरा बूथ अध्यक्ष जो अपना दल है पार्टी का बूथ अध्यक्ष हो, उसकी पूर्वांचल की तरह पश्चिमांचल में चले, और चलने की उसकी समस्या ना हो तो सबसे पहले मैं बूथ अध्यक्ष को तवज्जो दी जाती है। हम बूथ अध्यक्ष कहते हैं कुछ समस्या हो तो करवाओ, लेकिन वो बूथ अध्यक्ष जी हमारी समस्या क्या रहते हैं, सड़क बनवा दो, नाली बनवा दो, खड़ंजा बनवा दो, ट्वेल लगवा दो। हम उसमें फिर जनहित की बात देखते हैं कि जनता के हिसाब से हम बैठक करते हैं, चौपाल लगाते हैं, चौपाल लगाने के बाद हम चर्चा करते हैं कि भाई इस गांव में मूलभूत क्या समस्या है। तो मूलभूत सबसे ज्यादा क्या समस्या होनी चाहिए कि जो हमारे पूर्वज हैं जब उनकी मृत्यु होती है तो गांव के बाहर क्या होना चाहिए, पिंडदान होना चाहिए। पिंडदान इसलिए जिसपे कुछ देर के लिए उस अर्थी को रखे, उस महान अर्थी को रखे, कुछ देर सांस ली जाए, पिंड पर दान कर ली जाए, फिर बाद में वहाँ उनका बाद के वहां से क्रियाक्रम के लिए चला जाए, वहां से स्थान किया जाए। तो पिंडदान सब गांव में जरूरी है। दूसरा हमने क्या जरूरत महसूस करी, हर गांव में युवाओं के लिए एक खेल मैदान जरूरी है। सरकार भी कह रही है, हमारी नेता अनुप्रिया पटेल भी कह रही है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी भी कह रहे हैं कि हर गांव में खेल का मैदान होना चाहिए। तो जहां भी ग्राम समाज की जमीन है उसको खेल के मैदान के रूप में उपयुक्त स्थान को उसको समतल कराने के लिए जो भी, और हमारी मनरेगा नरेगा के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं वो अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन क्या है उसको केवल मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। सत्ता दल जो लोग हैं वो केवल किस काम में लगे हुए हैं, थाने तहसील में लगे हुए हैं। अब गांव के बीच में जाएं, ग्रामीण अंचलों में जाएं, बैठ के देखें कि सरकार ने क्या दिया, प्रधान ने क्या लिया। अगर उसका उपयोग सही तरीके से हो रहा है, निश्चित रूप से इस सरकार एनडीए सरकार को कोई भी अगले 25 सालों तक हटाने वाला नहीं। बिल्कुल सैरेंद्र जी, आपने ये बात कही। वाकई में देखिए आजकल की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, चाहे वो आपका बच्चा हो, मैं अपने बच्चे की भी बात करता हूँ और आपके बच्चों की भी बात करता हूँ, और तमाम लाखों जनता ये देख रही है, आपने बात उठाई तो, कि देखिए पहले हमारे मेरी उम्र तक तो मैं बता रहा हूँ आपको अभी कुछ कि हम लोग खेल कूद जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया और तमाम चीज़ें हम लोग एक्टिविटी करते थे। पर आजकल के बच्चों में ये सब नहीं रहा, वो सिर्फ मोबाइल पे लगे रहते हैं या स्कूल से पढ़ते हैं और ये चीज़ें खेलें बंद हो गई हैं। क्यों, इसकी खास वजह सर आप इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं युवाओं के लिए प्रेरणा देना चाहता हूँ, एक अपनी तरफ से एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि जो माँ बाप मेरी बात को सुन रहे हो, जो जनपद बिन्नौर के वासी या पूरे उत्तर प्रदेश के वासी मेरी बात को सुन रहे हैं, कक्षा 7 से लेके कक्षा 10 तक आज के युवा बिगड़ने का काम कर रहे हैं। कक्षा 7 से लेके 10 तक आप खूब बच्चों को कबड्डी खिलाइए, खूब बच्चों को आप दौड़ाइए, खूब बच्चों को आप भगाइए, इतना भगाइए, इतना दौड़ाइए, उसको आरामदायक जिंदगी मत दीजिए, उसको मोबाइल फोन मत दीजिए, मोबाइल पे रहता रहेगा तो वहीं रहेगा। तो जितना उसके अंदर उसकी एक ऐसा भूचाल मचा हुआ है, उसके अंदर एक ऐसा भूचाल बना हुआ है कि वो इसी उम्र में 7 क्लास से लेकर 10 क्लास तक, बल्कि मैं कहूँगा 11 क्लास तक, उसके अंदर ऐसा भूचाल बना रहता है कि वो उसका दिमाग जो है रात को जब वो चारपाई पे या बेड पे या किसी भी वस्त्र पे सोए तो उसको पढ़ते ही नींद आनी चाहिए। अगर कोई बच्चा जाग रहा है तो आप माँ बाप ध्यान दें, उसको थकाना जरूरी है, थकावट करके उसको सुलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो जागेगा तो उसके मन के अंदर से वो शैतान को निकलेगा, जो शैतान आजकल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। उसके लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूं, उनके माँ बाप को भी ये कहना चाहिए, क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा भी ना मिले कफन के लिए, अरे मरना है तो वतन के लिए मरो, तिरंगा तो मिले कफन के लिए। तो मैं ये छोटी सी बात में बड़ी सी बात कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को कहिए कि कुछ बनिए, लेफ्टिनेंट बनिए, कर्नल बनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप इंजीनियर बनिए। आप उसका मोटिव केवल पढ़ाई में, उसको उधर उस साइड में जाने मत दो। जहां हमारा मन भटक गया, जहां हमारे मन में वो विचार उत्पन्न हो गए, उसके बाद उसके अंदर जो तूफान मचा है, उसको अगर हम समय पर नहीं रोक पाए तो कोई माइक का लाल नहीं है जो उस तूफान को रोक ले। उस तूफान को रोकने का केवल एक और एक ही उपाय है कि उसकी एनर्जी खेल कूद में लगा दो, उसकी एनर्जी पूरे व्यायाम में लगा दो, ताकि पसीना पसीने से निकल के उसकी एनर्जी निकल जाए, उसके मन में वो तूफान पनप नहीं मत दो। जो व्यक्ति अपने बच्चों को ऐसा करेगा, निश्चित रूप से उसका बच्चा किसी भी गलत इलीगल काम में नहीं होगा। ये मेरा अपना स्वयं का विचार है।
आप भी इसको आजमाइए, निश्चित रूप से आप भी इसमें सफल होने का मुझे लगता है काम सफलता के प्राप्त होगी। चौधरी जी, दादाजी की कोई याद जो आप जनता से शेयर करना चाहते हो? मेरे दादाजी जी। बहुत बहुत ही सौम्य किस्म के थे। वो आज भी मुझे याद है, मेरे पिताजी मेरे ताऊ जी कभी कभी जिक्र करते हैं मेरे सामने, तो कहते थे कि कोट कादर जो उत्तराखंड से सटा हुआ है, मात्र 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड है, वहां से चल करके पैदल जिसकी बिजनौर, वो पैदल पहुंचाया करते थे। न्यायालय पहले भी बिजनौर में था, जिला पहले भी बिजनौर में था। आज आप देख लीजिए, बच्चा 9 बजे उठता है, फटाफट खाना उल्टा सीधा खाना खाता है, गाड़ी में बैठता, तब जाके तेजी बोलता। उस समय आने जाने के साधन नहीं थे, तो तांगा था, तो तांगा को वो जोगरमपुरी छोड़ा करते थे। हमारे एक ताहिर भाई हैं, उनके अब्बा के सहम से वहां छोड़ा करते थे, और उसके बाद वो पैदल ही बिजनौर के लिए रवाना हुआ करते थे। पहले किसी के पास अगर जैदी मोटरसाइकिल हुआ करती थी तो उसे माने वो फला इस इलाके में जैदी मोटरसाइकिल आई है। आज ट्रक आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ोस वाले को कोई लेने देने नहीं। आज यहाँ के लोग जो हैं, पश्चिम के लोग, आप देख लीजिए, इनमें मिलन तो बहुत है, लेकिन ये इनकी भावनाओं को जगाने की जरूरत है। भावना इनकी जागेंगी, निश्चित रूप से इनमें भेदभाव खत्म होगा। उन्होंने भेदभाव खत्म करने का काम किया था। प्रत्येक चाहे वो चीनी मिल की बात हो, चाहे वो गन्ने की बात हो, पहले गन्ने में गन्ना समितियां जो है वो गन्ने के किसानों की बात सुनती थी, और उसमें जो डायरेक्टर होते थे उनकी बात चली जाती थी। अब सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। अब गन्ना समिति के डायरेक्टर की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, गन्ना समिति के चेयरमैन की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है कोई खास। बस औपचारिक रूप से एजीएम होगी, औपचारिक, और एजीएम में बस खाना मिल जाएगा। अब वो भी जो डेलीगेट चुने जाते हैं, जो बहुत मेहनत के साथ गांव अंचलों के ही होते हैं, वो डेलीगेट चुने जाते हैं, जिनमें लाखों रुपए बर्बाद होता है डेलीगेट चुनने में। डेलीगेट के बाद फिर वो डायरेक्टर बनाते हैं। एक डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम 50 से 60 डेलीगेट चाहिए, कहीं कहीं 72 भी होते हैं। तो उन डेलीगेट्स को इकट्ठा करके डायरेक्टर बनना, डायरेक्टर के बाद चेयरमैन बनना, उस समय कब मिलना, और उसके बाद अब गन्ने की नीति का निर्धारण कहाँ से होता है? शासन से होता है। तो उसमें जो कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कंप्यूटर एसी रूम में बैठे हैं। आज आप नजीबाबाद चीनी मिल देख लीजिए, नजीबाबाद चीनी मिल में क्या हो रहा है? यहाँ के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी क्षमता को दुगना करने का वादा किया था, उद्घाटन भी किया था उन्होंने। उद्घाटन भी किया था। लेकिन यहाँ एक प्लान चल रहा था, करोड़ों रुपए की लागत से, किसानों का खून कमाई का पैसा करोड़ों रुपए लगा। एक भी जनप्रतिनिधि ने, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, जो क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी हैं, उन्होंने उस बात को लाकर वहां नहीं रखा। हमें अब लग रहा है कि उसकी बात को शासन में रखना चाहिए, क्योंकि जो वहां के अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, और ये तो उत्तराखंड से सटा हुआ मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे है। इसको तो संस्थान, इससे पहले जो रमाला इसके बाद हुई थी, वहां तो चला गया, वहां तो डबल होगी क्षमता, यहाँ नहीं हुई। यहाँ नहीं हो पाई। इसका कारण क्या है कि बिजनौर के जो जनप्रतिनिधि है, कि यहाँ क्षेत्रीय विधायक जो सत्ता का विधायक नहीं। अरे भाई, जिले बिजनौर के अंतर्गत ही तो नजीबाबाद आता है, और नजीबाबाद की जो समस्या है, यहाँ का जनप्रतिनिधि जिलाध्यक्ष चाहे भाजपा के हों, चाहे अपना दल के हों, चाहे लोकदल के हों, सभी लोगों को इकट्ठा होकर के सामूहिक रूप से एक मंत्रणा महीने में एक बार करनी चाहिए कि भाई क्या समस्या है। लोकदल वालों को बिठाना चाहिए, जो एनडीए गठबंधन है, तो भाजपा वालों को बिठाना चाहिए, और अपना दल वालों को बैठा करके एक बैठक होनी चाहिए, समन्वय बैठक। उसमें करना चाहिए कि ये समस्या मेरी, ये समस्या मेरी, ये समस्या मेरी। ये राजनीतिक संगठन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस बात पे कोई चर्चा नहीं करता। इन पर चर्चा करनी चाहिए, चर्चा करके इस पर निस्तारण करना चाहिए। जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं होती हैं। धामपुर क्षेत्र की समस्या अलग होंगी, बिजनौर क्षेत्र की समस्या अलग होंगी। बिजनौर क्षेत्र में समस्या है वो गंगा के तटबंध टूटने की समस्या है। हमारे क्षेत्र के समस्या, नजीबाबाद क्षेत्र की समस्या क्या है? नजीबाबाद चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने की क्षमता है, उद्योग लगाने की जरूरत है। धामपुर की समस्या क्या है? वहाँ अफजल आसपास में है, तो वहाँ जो है, जो आज़ादी के समय जिनको जमीनें दी गई थी, अलॉटमेंट किया गया था फौजियों को, वो अलॉटमेंट किसी का नाम है, कब्जा किसी और के नाम है। वो कब्जा मुक्त होनी चाहिए। उनके केस हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं, उन पे हम सरकार में हैं, हमें करना चाहिए कि जो वहाँ एडवोकेट जनरल है या एडवोकेट्स खड़े हैं, चाहे हाई कोर्ट में हो या लखनऊ में या बिजनौर में,
उन लोगों को सरकार के हित में, सरकार के विधायकों के अनुरूप जो मूल समस्या है उनको तुरंत समाधान करना चाहिए। जैसे मेरे सियालीपुर कोटरा में है, एक पुल बना हुआ है, पूरी लागत लग हुई है, उधर बढ़ापुर से ही पुल आ गया बन के, सड़क बहुत बेहतरीन सड़क, करोड़ों रुपए खर्च करके सड़क बन के आ गई। इधर नजी रायपुर से लेकर नरुल्लापुर तक भी बन गई, पुल तैयार है। लेकिन केवल एक गोले पर हर वर्ष किसान इकट्ठा करके आपसी सौहार्द से, आपसी मैनेजमेंट तरीके से उसको मिट्टी डालते हैं, उस पर चल के गन्ना वन्ना लेके उस पुल से चलते हैं, अर्ध बने पुल से ही चलते हैं। लेकिन अगर वो पुल सही हो जाए, उस पर अगर हम एक बार मंथन बना ले, माने योगी आदित्यनाथ जी को उस बारे में चर्चा करें, जब सदन में आप विधायक हैं, चाहे सत्ता के हैं या विपक्ष के हैं, आपको वहां चर्चा करनी चाहिए। सत्ता वालों को बोलने का अधिकार होता है, वहां विपक्ष वालों को बोलने का अधिकार, सदन के अंदर सबको बोलने का समान अधिकार होता है। और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ कि सबको बराबर अधिकार है। तो आप इन समस्याओं को वहां क्यों नहीं उठाते? सब लोग, जहां सांसद विधायकों को सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं, पक्ष विपक्ष एक हो जाता है कि सैलरी बढ़ रही है भाई। लेकिन जब जहां कोई मूलभूत भाई जनहित की समस्या तो सबकी हो सकती है। बिल्कुल, आप जनता ने आपको चुना है तो आप उन समस्या को उठाने का काम करो ना सदन के अंदर। लेकिन नहीं, वहां भी पक्ष विपक्ष है। भाई मान लीजिए सियालीपुर कोटरा का मसला है, वो पुल एक छोटा सा, उसका एक पुल का एक गोला करना है। उस गोला करने के लिए अगर आप चाहे समाजवादी पार्टी के विधायक हो, चाहे भाजपा पार्टी के विधायक हो, चाहे लोकदल पार्टी के विधायक हो, सबको एकजुट होकर के उस बात को रखना चाहिए। जैसे वहां का जन समस्या ऊपर जाएंगे, सदन में जाएंगे तो वो निश्चित काम रूप से होगा। उन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल भाई हम तो केवल जिला अध्यक्ष हैं सत्ता के, और जिला अध्यक्ष होने के नाते हम प्रयास करते हैं अपनी बात को वहां रखें। बिल्कुल। चौधरी साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, जनता का क्वेश्चन है ये। और जिस तरह से अब आपकी पार्टी बिजनौर में एक बढ़ती जा रही है, आपके लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं काफ़ी, तो अब आने वाला चुनाव 2027 में विधानसभा का चुनाव आएगा, और उसी में अब धीरे धीरे ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के भी चुनाव नज़दीक आएंगे। तो इसमें क्या तैयारी है अपना दल एस की? देखिए, जो हमारे बूथ अध्यक्षों के माध्यम से, सेक्टर अध्यक्षों के माध्यम से जो सूची काफ़ी हद तक हमारे पास आ गई है, और आप देख लीजिए इस बार जो त्रिस्तरीय चुनाव में होंगे, चाहे पंचायत का चुनाव हो, या वार्ड मेंबरी का चुनाव हो, या प्रधानी का चुनाव हो, या जिला पंचायत का चुनाव हो, आप ये देख लीजिए अपना दल के रिजल्ट हैं वो बिल्कुल सबको चौंकाने वाले आएंगे। क्योंकि हमारी जो तैयारी निरंतर चल रही है, आप भी देख रहे होंगे कि अपना दल रुक नहीं रहा, अपना दल का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन समाज हित के कार्य लगातार कर रहा है। आप देख लीजिए, जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ, जनपद बिजनौर के कोने कोने में अपना दल को जगाने का काम किया है, संगठित करके लोगों को खड़ा करने का काम किया है। और इसमें कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल माइंडेड का नहीं है, सब लोग अच्छे व्यक्ति, अच्छे समाज में भी काम करने वाले हैं, समाज को नई दिशा देने में भी काम कर रहे हैं। और आप देख लीजिए सब पार्टियां तो कैंडिडेट थोपने का काम करेंगी, हमारी अपना दल है जनपद बिजनौर के अंतर्गत। हम लोग जनता का जो चाहने वाला, जो जनता का लोकप्रिय होगा, उसको अपनी पार्टी का सिंबल देंगे और उसको जिताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो बच्चे जन जन का बल, और यही है वास्तव में अपना दल। तो हमारे तो अपना दल की भावना भी यही है, नीति भी यही है, और खुले रूप से हमें माननीय नेता हमारी अनुप्रिया पटेल ने छूट दे रखी है कि आप अच्छा चयन कीजिए, अच्छे लोगों को लाइए, उनको जोड़िए, उनको संगठनात्मक तरीके से काम कीजिए, और संविधान के विपरीत जाकर कोई भी ऐसा कार्य ना करो जिससे जो है अपना दल पार्टी की छवि खराब। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, बिजनौर की जनता को? मैं जनपद बिजनौर वासियों से हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि लड़िए मत, झगड़िए मत, संवैधानिक तरीके से। संविधान ने हमें बहुत कुछ दे रखा, संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दे रखा है, हमें अपने त्योहार मनाने का अधिकार दे रखा है। ना पार्टी हिंदू की बात करती है, ना मुसलमान की बात करती है। देखिए एनडीए सरकार जो है वो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो इनको जोड़ने में, बिरादरियां फाड़ने का काम करते हैं। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर एनडीए सरकार की तरफ से कोई मकान आया है तो उसमें भेदभाव नहीं हुआ। वो मकान दलित को ही मिला है, वो मकान मुस्लिम को ही मिला है, जिसको जरूरत है उसको मकान मिलने का काम करा। तो वहां सरकार भेदभाव करता नहीं है। तो जब सरकार भेदभाव नहीं करती है तो मौखिक रूप से कहने से क्या होता है? तो हम तो ये कहते हैं कि आप लोग डरिए मत, संगठित रहिए, अपना दल से जुड़िए। अपना दल में मुस्लिम भाइयों का भी स्वागत है, सिख भाइयों का भी स्वागत है,
पिछड़ा समाज का भी स्वागत है, स्वर्ण समाज का भी स्वागत है। सभी को साथ लेकर के चलने का हम अपने दल पार्टी में जनपद बिदनौर में करने वाले हैं। बिल्कुल, आपको बता दें आज हमारे साथ सलीम चौधरी जी थे। इन्होंने साफ साफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां किसी इस पार्टी का जनाधार नहीं था और पूर्व में इसकी वाकई में एक अलग पहचान है। अपना दल का नाम लेते ही वहां पर सब जान जाते हैं कि अपना दल क्या है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाकई में इसका जनाधार नहीं था, परंतु जिला बिजनौर में सलीम चौधरी द्वारा इस पार्टी के द्वारा जो माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं उनसे बात की गई और ये उस पार्टी को यहाँ लेकर आए और इन्होंने इस पार्टी को यहाँ पर उसका जनाधार किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार अपना दल एस ये उसके जो भी पदाधिकारी हैं उनको जोड़ते चल रहे हैं और यहाँ के संगठन जो है उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम फिर से एक बार किसी और मेहमान के साथ आपके सामने होंगे, और अगर आपको लगातार हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मृत संवाद आपको फिर से एक नए मेहमान के साथ दोबारा मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।